अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 11 को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर 11 क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर आपको चार चीज़ें आपको नजर आएंगी। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, फिर नाउन और प्रोनाउन है, उसके बाद जेरंड है। क्योंकि जेरंड पे हमने अपने लेक्चर नंबर 10 में डिटेल से बात की थी। जो दोस्तों को लेक्चर नंबर 10 जिन्होंने नहीं देखा, वो लेक्चर नंबर 10 जो है, स्ट्रक्चर नंबर 10 जो है, उसको स्टडी करें, उसको देखें, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा आसान नजर आएगा जब आप स्ट्रक्चर नंबर 10 को देख लेंगे। चलिए आज हम स्ट्रक्चर नंबर जो 11 है इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 11 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और जिसकी वजह से हम चारों मॉड्यूल जो इंग्लिश के होते हैं, राइटिंग का, रीडिंग का, स्पीकिंग का और लिसनिंग का, उसको आसानी के साथ अगर ये मॉड्यूल हमें, ये स्ट्रक्चर हमें आता है तो वो सारे मॉड्यूल हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 11 है हमारे पास। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और नाउन और प्रोनाउन है और जेंडर है। सब्जेक्ट पे बात कर चुके, वर्ब पे बात कर चुके, नाउन और प्रोनाउन पे भी मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। उसके बाद जेंडर। कल का जो लेक्चर था जिसके अंदर सेक्शन नंबर 10 में जिस सब्जेक्ट था, वर्ब था और जेंडर था, अब आज इस चीज का इजाफा हुआ है नाउन और प्रोनाउन का। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और जेंडर, ये चार चीजों के साथ जुमला बनाना आता है तो फिर आप जो इंग्लिश में चार मॉड्यूल्स हैं उसमें काफी अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। चलिए इनकी एग्जांपल को देखते हैं। शी सो मी प्लेइंग क्रिकेट। उसने मुझे देखा। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए मुझे देखा। ही कॉट हर, उसने उसे पकड़ा। स्टीलिंग, चोरी करते हुए। आई फाउंड आसिफ, मैंने आसिफ को पाया। क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज क्रॉस करते हुए, मैंने आसिफ को ब्रिज को क्रॉस करते हुए पाया। वी नोटिस दैट, हमने नोटिस, हमने उनको नोटिस किया। प्लेइंग द कार्ड, कार्ड खेलते हुए, हमने उनको कार्ड खेलते हुए नोटिस किया, मीन उन पे नजर रखी। इस तरह ये अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और जेंडर ये केस आता होगा, इससे देखें जुमला थोड़ा सा लंबा बना। और फिर जेंडर का यूज किया हमने, जो हमने सेक्शन नंबर 10 में भी किया था। तो इससे आपके जुमले जो हैं वो काफ़ी लेंथी बन जाएंगे और आप आसानी के साथ कहीं भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर को अप्लाई करने के लिए, इस पे, इस पैटर्न पे जाने के लिए आपको अगर ये वर्ब आते हैं तो आसानी से आप इस स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, जिसमें लिसन है, कैच है, लीव है, फील है, सी है, वॉच है, हियर है और स्टॉप है और स्मेल है। अगर ये वर्ब आपको अच्छी तरह आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर नंबर 11 है ग्रामर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे आपने स्पीकिंग करनी है, चाहे आप लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सुनना है, तो आप बड़ी आसानी से इस स्ट्रक्चर को लिखकर, याद करके आप आसानी से रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है सेक्शन नंबर 11 वो आपने अच्छी तरह समझा होगा, देखा होगा। और अगर आपको ये सेक्शन नंबर 11 और मेरे बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स के पर लेक्चर्स हैं और आने वाले जो जितने भी ग्रामर पर मेरे लेक्चर होंगे, अगर उसको फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जो WSH शेयरिंग है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और आइकन बेल पर प्रेस भी करें, ताकि आपको आने वाली नई नई सारी मेरी वीडियो मिल सकें और ताकि हम लोग इंग्लिश में अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 12 को देखते हैं। इसके अंदर जो प्लेन इन्फिनेटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। प्लेन इन्फिनेटिव अगर हमें आता है तो फिर हम आसानी से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, लेकिन प्लेन इन्फिनेटिव जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर प्लेन इन्फिनेटिव की ये टेक्निकलिटी हमें आ जाती है तो फिर हम आसानी के साथ बहुत सारे जुमले जो हैं बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश के जो प्रॉब्लम हैं जिसमें हमें प्लेन इन्फिनेटिव में नज़र आते हैं वो भी हम दूर कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं, फिर हम प्लेन इन्फिनेटिव की बात करेंगे कि प्लेन इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं और इसका क्या मतलब है। आइए, स्ट्रक्चर नंबर 12 है हमारे पास, प्लेन इन्फिनेटिव केस है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन और प्रोनाउन है और प्लेन इन्फिनेटिव है। प्लेन इन्फिनेटिव की में हम बात कर रहे हैं कि अगर प्लेन इन्फिनेटिव आपको आता है तो आप बड़े आसानी से बेहतरीन जुमले बना सकते हैं। प्लेन इन्फिनेटिव को अगर देखें तो प्लेन इन्फिनेटिव क्या है, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। प्लेन इन्फिनेटिव बेसिकली उसे हम कहते हैं जिसमें टू जो है किसी वर्ब के साथ जब आ जाता है तो ये इन्फिनेटिव केस बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो टू नहीं आएगा बल्कि वो प्लेन रहेगा, लेकिन इन्फिनेटिव का माना देगा, इन्फिनेटिव का माना देगा। दोबारा इसको समझिएगा कि मैंने क्या कहा कि प्लेन इन्फिनेटिव क्या होता है कि इन्फिनेटिव कहते हैं अगर वर्ब से पहले टू आ जाए, वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसको हम, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ टू और इसके साथ लिखता हूँ वॉच, तो ये इन्फिनेटिव केस बना। वर्ब से पहले टू आया तो ये इन्फिनेटिव केस बना, लेकिन हम यहाँ प्लेन इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। प्लेन इन्फिनेटिव वो है कि उससे पहले टू ना आए लेकिन वो इन्फिनेटिव का माना दे, वो इन्फिनेटिव का मीनिंग दे, तो उसको हम प्लेन इन्फिनेटिव कहते हैं। टू नहीं आएगा लेकिन वो इन्फिनेटिव ही कहलाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का ये असूल है कि प्लेन इन्फिनेटिव को हमने इस तरह ही इस्तेमाल करना है, और लेकिन उसका जो मीनिंग आएगा वो इन्फिनेटिव में आएगा। आप जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो ये बात याद रखेंगे कि तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे कि करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इस तरह की मीनिंग जो है प्लेन इन्फिनेटिव के मीनिंग में आएंगे। चलिए अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हम इसके जुमले जो हैं कैसे बना सकते हैं और इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे शी हर्ड हिम सिंग, दोबारा देखिएगा कि शी हर्ड हिम सिंग, तर्जुमा होगा कि उसने सुना उसे सिंग, गाना गाते हुए। इस सेंस में ये क्योंकि प्लेन इन्फिनेटिव बड़ा टेक्निकल है, अगर आपको आता है तो आप आसानी से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, और आम तौर पर स्टूडेंट को इसके बारे में समझ नहीं होती, वो उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते और वो ये जुमला भी नहीं बना पाते। अगर कोई उर्दू में ये कहे कि उसने उसे गाना गाते हुए सुना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो ये टेंस नहीं है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है प्लेन इन्फिनेटिव का। अगर ये हमें आता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। शी हर्ड हिम सिंग, उसने उसे गाते हुए सुना। आई सॉ हिम, मैंने उनको देखा। गो आउट, जाते हुए। तो यहाँ टू लगना था, लेकिन ये प्लेन इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है इसलिए टू नहीं लगा, इसलिए ये इसको प्लेन इन्फिनेटिव कहेंगे। तर्जुमा देखिएगा दोबारा कि आई सॉ देम, मैंने उनको देखा। गो आउट, जाते हुए, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। तो इस सेंस में आपने तर्जुमा करना है वी वॉच असलम स्टीलिंग, हमने असलम को चोरी करते हुए देखा।
You bade her out, go out, आपने उसे हुक्म दिया जाने के लिए, तो go जाने के लिए। They listened us talk, they listened us, उन्होंने हमें सुना, talk गुफ्तगू करते हुए। तो ये सेंटेंस जो है इस माना में, जो प्लेन इंफिनिटिव है जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इस माना में आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इस जो स्ट्रक्चर का जो रूल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन और प्रोनाउन है, और इसी तरह प्लेन इंफिनिटिव है, इस सीक्वेंस के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और इस तरह जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये जितने भी वर्ब हैं, ये जो मैं इसको दायरा लगा रहा हूँ, ये जितने भी वर्ड हैं, जैसे हेयर से हर्ड है, सी से सो है, वॉच है, बिड से बेड है, लिसन है, और इस तरह मैंने कुछ और वर्ब भी लिखे हैं, जैसे नोटिस है, इसी तरह ऑब्जर्व है, फील है, मेक है, हेल्प है। अगर ये वर्ब आपको आते हैं, जैसे इंग्लिश नेटिव जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि अगर ये इस तरह के वर्ब आपको आते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो प्लेन इंफिनिटिव का है आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको नोट भी करें, अपनी नोटबुक पे इसको नोट करें, रजिस्टर पे नोट करें, और इसके मजीद सेंटेंस खुद बना के देखें। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं एम्बिग्विटी और डिफिकल्टी फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह किया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है, और मैं हर लेक्चर में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे जो चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और आइकन बेल को प्रेस भी करें, ताकि मेरी आने वाले जितने भी लेक्चर हैं ऑन ग्रामर, स्ट्रक्चर पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन जितने भी आगे ग्रामर के लेक्चर आने वाले हैं वो भी आप तक सारे पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 13 की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर नंबर 13 के अंदर आप पास्ट पार्टिसिपल को देखेंगे और इसको सीखेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ देखेंगे कि जुमले कैसे बनते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इससे कैसे जुमले बनाए जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 13 है। चलिए देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल से हम जुमले कैसे बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 13 है, जिसका हमने नाम दिया है पास्ट पार्टिसिपल, नाम दिया है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, नाउन और प्रोनाउन है, और इसी तरह हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल जो एंड पे आया है, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, और जिस पे हमने आज बात करनी है। बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल जो है ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। जो थर्ड पास्ट फॉर्म है आपकी जो है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी सेकंड को भी हम पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हम थर्ड जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए एंड पे हमने पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया है। पास्ट पार्टिसिपल का माना ही ये है जो इसकी थर्ड फॉर्म है, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल की एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में और आसानी हो। जैसे मैं लिखता हूँ गो, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, फिर है वेंट, ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, फिर है गॉन, ये थर्ड फॉर्म वर्ब है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो ये जो थर्ड है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, सेकंड को भी कहते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो तीसरी फॉर्म वर्ब होती है उसको इस्तेमाल करना है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए अपने जुमलों की तरफ चलते हैं। देखें कि यहाँ लिखा है
वी फाउंड हिम सन, हमने उसको पाया सन गाना गाते हुए, हमने उसको गाना गाते हुए पाया। आई हर्ड माई नेम अनाउंस, मैंने अपना नाम सुना। अनाउंस्ड, अनाउंस होते हुए यानी पुकारते हुए, मैंने अपना नाम ऐलान करते हुए सुना, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। इस सेंस में ये स्ट्रक्चर जो है इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। फिर देखेंगे एग्जांपल, शी फेल्ट हर टूथ पुल आउट, उसने महसूस किया अपना दांत पुल आउट निकलता हुआ या उखड़ता हुआ, उसने अपने दांत को महसूस किया। ही वॉन्ट द करी, वो चाहता है, द करी, करी कहते हैं सालन को, वो सालन चाहता है, कुक्ड पका हुआ सालन चाहता है। ही सो माई कार, he saw my car, sorry we saw my car, हमने अपनी कार को देखा। washed, धुला हुआ, हमने अपनी कार को धुला हुआ यानी अपनी कार को साफ किया हुआ देखा। अब इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जब आपको ये वर्ब आते होंगे, ये वर्ब आपको अच्छी तरह आते होंगे, इसको आपने याद कर लेना है। फाइंड है, हियर है, फील है, वॉन्ट है, सी है। इसी तरह मैंने कुछ और वर्ब यहाँ लिखे हैं। अगर ये वर्ब आपको आते हो तो आप बड़ी अच्छी तरह ये सेंटेंस जो है बना सकते हैं, जिसमें विश है, लाइक है, प्रीफर है। इसको प्रेफर नहीं पढ़ना है, इसको हम प्रीफर पढ़ते हैं। मेक है, हैव है, गेट है। ये 10-12 वर्ब अगर आपको आते हैं तो आप बड़ी आसानी से ये जो पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है इसके आसानी से आप जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा और कुछ समझा होगा, और ताकि अगर आप इसको नोट करेंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। और लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे WSH शेयरिंग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आइकन बेल पे प्रेस भी करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 14 पर बात करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 14 जो है ये टू बी और प्लस कंप्लीमेंट पे हम इसके सेंटेंस बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि टू बी क्या है और फिर कंप्लीमेंट क्या है। तो टू बी जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर जो है स्ट्रक्चर पे सुने हैं। टू बी जो है इंफिनिटिव के लिए यूज होता है और कंप्लीमेंट हमने आगाज में ही पढ़ा था कि कंप्लीमेंट क्या है। या तो ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है या ये नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं पहले कि ये टू बी और कंप्लीमेंट क्या है। तो यहाँ स्ट्रक्चर के देखें, पहले स्ट्रक्चर में जो है सब्जेक्ट है, फिर उसका वर्ब है, फिर उस पर नाउन और प्रोनाउन है, फिर टू बी और कंप्लीमेंट है। ये जो है टू बी जो है हम इसमें साथ लगाएंगे और कंप्लीमेंट जो है इसको हम एज अ एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे ले रहे हैं। असल में ये जो कंप्लीमेंट है ये असल में नाउन और प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, यानी नाउन और प्रोनाउन जो यहाँ पे यूज हुआ है इसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और ये कंसीडर किया जाता है और ये सपोज किया जाता है कि ये जो हमने नाउन प्रोनाउन यहाँ पे प्लेस किया है यही इसका कंप्लीमेंट है। होप जब आप एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखते हैं, आई थॉट हिम, मैंने ख्याल किया उसे। टू बी अनवेल, मैंने उसे अनवेल ख्याल किया, मैंने उसे मतलब बीमार होना, टू बी का मतलब है होना, अनवेल बीमार, मैंने उसे बीमार होना ख्याल किया। वी सपोज हर, हमने
क्यास किया या हमने फर्ज किया उसे टू बी आ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होना, हमने उसे एक अच्छी लड़की होना ख्याल किया, फर्ज किया। दे कॉल अस, उन्होंने हमें पुकारा, उन्होंने हमें बुलाया। टू बी फुलिश, बेवकूफ, उन्होंने हमें बेवकूफ होना कहकर पुकारा। मतलब यहाँ जो अस है इससे मुराद फुलिश है, यहाँ जो हर है इससे मुराद अ गुड गर्ल है, हिम से मुराद यहाँ अनविल है। ये इस तरह अगर आप इसको देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नाउन जो है इसी का दूसरा नाम जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम ले रहे हैं। और इसी तरह देखें, शी अपॉइंटेड मी, उसने मुझे अपॉइंट किया। टू बी आ क्लेवर बॉय, एक होशियार लड़के के तौर पर। तो मी जो है ये आ क्लेवर बॉय के तौर पर कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ। मी भी वही है और आ क्लेवर बॉय भी वही है, इसलिए दोनों एक ही हैं, इसलिए हम इसको नाउन कह देते हैं और आगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। इस तरह अगर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है जिसमें टू बी और कॉम्प्लीमेंट आया है, अगर ये आप अच्छी तरह इसको करना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो वर्ब है जो बार बार हम इसका तज़किरा करते हैं और बार बार इसको मेंशन करते हैं, ये वर्ब जैसे थॉट है, सपोज है, कॉल है, अपॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी तरह कुछ और भी वर्ब मैंने लिखी है, जैसे चूज है, इलेक्ट है, मेक है, फिर इसी तरह नेम है, फिर इसी तरह कंसीडर है। अगर इस तरह की वर्ब आप अच्छी तरह याद कर लें और इसको असबत कर लें, लर्न करें इसको, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस तरह के बहुत सारे जुमले जो हैं बना सकते हैं, क्योंकि टू बी के साथ कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो एक टेक्निकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट करेंगे, नोट करके फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आई होप कि आप इस पर ग्रिप पा सकते हैं। फिर भी अगर कोई एम्बिग्युइटी या डिफिकल्टी आपको फील होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आइकन बेल पर प्रेस भी करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी नई वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, ये स्ट्रक्चर नंबर 15 है, गलती से 14 लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच। इसमें कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम दैट और क्लोज इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब के बाद दैट लगाएंगे और उसके बाद, और ये देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम दैट लगाते हैं उसके बाद क्लोज लगाते हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि क्लोज से क्या मुराद है। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक है सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, दैट क्लोज है, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर नंबर 14 जो है इसका नाम ही दैट क्लोज रखा गया है। तो दैट लगाने की वजह मैंने आपको बता दी कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसको आपने लर्न करना है, उसके बाद हम मोस्टली उनके साथ हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम उनके साथ दैट यूज करते हैं। इसी तरह जो क्लोज है, क्लोज क्या है? क्लोज जो है ये बेसिकली दो चीज़ों पर ही मुश्तमिल होता है। अगर यहाँ नजर आ रहा है, मुश्किल है, मैं अगर इस तरफ लिखता हूँ, क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक इसका वर्ब होता है, दो चीज़ों पर ये मुश्तमिल होता है क्लोज की, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब हो तो इससे एक जुमला बन जाता है, इसलिए हम इसको क्लोज कहते हैं। एंड और दूसरी डेफिनेशन अगर इसकी कोई करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज़ अ सेंस, ऐसा जुमला जिसके अंदर सेंस जो है वो आ रही हो और उसको हम क्लोज कहते हैं। तो दो चीज़ों के साथ मैंने बताया कि क्लोज किसे कहते हैं, एक अगर तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो क्लोज होता है, और इसके साथ क्लोज जो है जिसके अंदर उसकी सेंस और जुमले की आ रही हो तो उसको भी हम क्लोज कहते हैं। और क्लोज की आपको समझ आई, दैट का मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए अब जुमलों की तरफ चलते हैं कि दैट क्लोज से पहले और इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ दैट इट विल रेन, कि बारिश होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश होगी। तो आई होप दैट इट विल रेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश होगी। शी एक्सपेक्ट्स दैट द गेस्ट विल कम, वो उम्मीद करती है कि मेहमान आएंगे। ही सेड, उसने कहा, दैट यू वुड प्ले, उसने कहा कि तुम खेलोगे। यू एडमिट, तुमने कबूल किया, तस्लीम किया, दैट के शी हैड गॉन, कि वो जा चुकी थी, वो जा चुकी थी। हमदान फेल्ट दैट, हमदान ने महसूस किया कि इट वुड रेन, कि बारिश होगी। तो देखा, जहां जहां हमने देखा कि वो हमने यूज किया है, उसके फौरन बाद हमने दैट को यूज किया है। दैट के बाद हमने क्लोज यूज किया। क्लोज के अंदर मैंने कहा बेसिकली दो चीजें मस्ट हैं, एक इसमें सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये दो चीजें हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट भी लाना चाहें और इसको प्रलॉन्ग करना चाहें सेंटेंस को तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो चीजें, सब्जेक्ट और वर्ब अगर उसमें आ जाए तो उसको हम क्लोज कहते हैं, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए और आगे बहुत सारी चीजें चलती चली जाए तो वो क्लोज ही कहलाएगा। बेसिकली उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमें नजर आएगा। इस तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये वर्ब अगर आपको आते हों कि इनके बाद मोस्टली हम दैट लगाते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो आप इसमें दैट लगा सकते हैं। और बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ यूज़ किए हैं, होप है, एक्सपेक्ट है, सेड है, एडमिट है, फेल्ट है, ये यूज़ किए हैं। इस तरह ये मैंने और भी बहुत सारे लिखे हैं ताकि आप इसको नोट करें और इसको बार बार लर्न करें, ताकि आपको बहुत सारे जुमले बनाने खुद ब खुद आ जाए। जैसे इसके अंदर सपोज है, फियर है, शो है, से है, थिंक है, इमेजिन है, डिक्लेयर है, बिलीव है, कॉन्फेस है, एडमिट है और वंडर है। और ये अगर आपको आते हैं, अगर इसके मीनिंग भी आप उसको देखें, चेक करें, जैसे कॉन्फेस का मतलब होता है इतराफ़ करना, तो इस तरह बहुत सारे आपको मीनिंग भी साथ साथ आएंगे और इसके साथ वर्ब यूज़ करके आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट के बाद क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आज नई चीज़ आपने देखी है दैट क्लोज, होप कि आपको आज का जो स्ट्रक्चर है दैट क्लोज का ये समझ आया होगा। आप इसको नोट भी करें, इसको अच्छी तरह याद भी करें, और कोई अगर प्रॉब्लम फील होती है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे WS शेयरिंग के जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और इसको लाइक भी करें, और साथ आइकन बेल जो है इसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले